नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इस चैप्टर से आपका पैसेज टाइप में क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे आप देखो ना, 11th क्लास में पैसेज पूछा था, ऐसे 12th क्लास में पैसेज पूछता है, ठीक है। उस बिहाफ पे ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर बेस करता है वो महाभारत के ऊपर बेस करता है। महाभारत में क्या क्या चीजें हुई थी, किस किस की वजह से जो लड़ाई हुई थी और क्या क्या चीजों से हम सीख ले सकते हैं, उन सभी चीजों के ऊपर ये चैप्टर आपका है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो निचोड़ है आपके सामने है। जैसे आप देखते हो, एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे गन्ने से जूस उसको निकाला जाता है, यानी कि निचोड़। ऐसे ही आपके चैप्टर से नोट्स को बनाया गया है निचोड़ के हिसाब से। अगर आप इस चैप्टर को अगर आप देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आई थिंक आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं टॉपिकों की बात करूँ तो 7 टॉपिक आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इन टॉपिकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक है, एक बार मैं रीड आउट करके चीजों को बता देता हूं। जैसे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, यह आपका पहला टॉपिक है। दूसरा है बधुता एवं विवाह, जिसके अंदर सब पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे परिवारों के बारे में जानकारी, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, इसके अलावा विवाह के नियम, स्त्री गोत्र, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, ये। तीसरे टॉपिक की बात किया जाए तो सामाजिक विषमताएं। चौथे की बात किया तो जन्म से परे मतलब प्रतिष्ठा की बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल और महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जितना ये टॉपिक देखने में आपको हार्ड लग रहा है, उतना ही ईजी इस चीज को समझने में है, और समझाने की गारंटी मेरी है। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अगर आपको चैप्टर समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य क्या परिवर्तन हुए, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं उन बच्चों की जिनको पता नहीं है कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ईसा पूर्व ईस्वी अगर आपको समझ में आ जाता है तो चीजों को समझना आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो देखिए, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी में क्या परिवर्तन देखने को मिले। तो सबसे पहली बात किया जाए कि इस टाइम पे आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, जिसका समाज पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। साथ ही साथ बात किया जाए तो वनों को साफ किया गया था, जिसकी वजह से क्षेत्रफल में वृद्धि हो, क्योंकि उस टाइम पे वन बहुत ज्यादा थे और खेती करने के लिए जाहिर सी बात है कि जमीनों की आवश्यकता हुआ करती थी। तो वनों को सफाया करके वहां पे उत्पादन किया जाता था। साथ ही साथ बात किया जाए तो इसमें जीवन शैली में परिवर्तन हुआ था, यानी कि शैली का मतलब होता है तौर तरीका, यानी कि जीवन को चलाने के जो तौर तरीके हुआ करते थे, उनमें परिवर्तन देखने को मिला था। इसके अलावा शिल्प विशेषज्ञ, एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग का उदय हुआ था, यानी कि जो कि मूर्तिकार हुआ करते थे, जो कि उपकरण बनाया करते थे, इन सभी वर्गों का उदय हुआ। साथ ही साथ जमींदार, किसान और श्रमिक जो वर्ग थे, इनका भी उदय हुआ था। संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को ज्यादा प्रखर बनाया था। यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखते हो कि आज के टाइम पे एक पिता की प्रॉपर्टी सभी बच्चों में समान रूप से वितरित कर दिया जाता है, इनके बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे सभी में नहीं, बल्कि किसी एक को दिया जाता था, किसी एक को मतलब सबसे बड़े वाले बेटों को दिया जाता था, उसी को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, जिसकी वजह से संपत्ति को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा मतलब विषमताएं थी, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हो भेदभाव था, जिसकी वजह से लड़ाई देखने को मिला था। महाभारत भी एक प्रकार का ऐसा ही उदाहरण है जहां पे संपत्ति के लिए लड़ाई हुआ था, इसीलिए बोलते हैं महाभारत, है ना। तो ये चीज है। तो क्या क्या परिवर्तन हुए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो अभिलेख क्या होते हैं और इसे सावधानी से क्यों पढ़ना जरूरी है। तो अभिलेख एक प्रकार के जो पत्थर हुआ करते थे, जो मजबूत पत्थर हुआ करते थे, या फिर जो धातु हुआ करती थी या मिट्टी हुआ करती थी, उस पे लिखे गए लेख होते थे। लिखे गए लेख का मतलब होता है उस पे कुछ चीजें बना बना के लिखी जाती है, ताकि वो चीज उस समाज के बारे में बताई जा सके। या ऐसा भी हो सकता था कि कोई व्यक्ति अपने बारे में चीजों को लिखवाए। जैसे आप देखते हो कि आज के टाइम पे कोई किसी को दान देता है, मतलब किसी मंदिर में दान देता है, तो वहां पे लिख दिया जाता है कि
इस मंदिर में ये जो कक्ष है, ये जो कमरा है या फिर ये जो मंदिर है, ये इनके द्वारा बनवाया गया, या हॉस्पिटल ये इनके द्वारा बनवाया गया। तो ये चीज आज के टाइम पे हम बैनर में देख लेते हैं, पोस्टर्स में देख लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे मजबूत जो पत्थर हुआ करते थे, मजबूत जो धातु हुआ करती थी या फिर मिट्टी हुआ करती थी, उस पे चीजों को लिखा जाता था। ठीक है, अभिलेख से हमें समाज के कई ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है, यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में भी पता लगता है, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सावधानी पूर्वक पढ़ना इसको जरूरी क्यों है, क्योंकि कई बार अभिलेख का मतलब कुछ दूसरा निकलता है, जबकि लिखवाने वाले व्यक्ति कुछ और लिखवाता है। जैसे आप देखते हो कि बुक्स जब आप पढ़ते हो तो एक बार पढ़ते हो तो कुछ मतलब अलग निकलता है, लेकिन अगर आप उसको डीपली पढ़ो तो कुछ मतलब और निकलता है। बोलते हैं ना कि जिस चीज को बार बार पढ़ा जाए उस चीज का मतलब बार बार कुछ और चीजें निकलती चली जाती है। तो अभिलेख पहले के टाइम की चीजें बताती है, तो जाहिर सी बात है जो उसको लिखवाया होगा उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें होंगी। जैसे मान लो कि मैंने अभिलेख लिखवाया पहले के टाइम के, तो जाहिर सी बात है या तो मैं अपने बारे में लिखवाऊंगा, या तो अपने द्वारा किए गए कार्यों को मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, या तो थोड़ा बहुत समाजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अपने बारे में ही लिखवाऊंगा, अपने से रिलेटेड ही लिखवाऊंगा, तो इसी वजह से समाज के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस चीज को कहीं ना कहीं पुरातात्विक जो अभिलेखों को पढ़ते हैं उन चीजों को समझते हैं, और समझने के बाद सावधानी पूर्वक चीजों का विश्लेषण करते हैं। कई सारे अभिलेखों में सिमिलरिटी दिखी जाती है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। एक चीज में इतिहास का फैक्ट आपको बता दूं कि जो इतिहास है वो तथ्यों पर आधारित होता है, यानी कि बातों पर आधारित होता है, सबूतों पर आधारित होता है। जो चीज मिली है उस चीजों पर आधारित होता है। तो इतिहास में जो भी चीज मिला हुआ है उसको हम सटीक नहीं मान सकते हैं, बल्कि गेस करके हम चीजों को करते हैं, क्योंकि एक ही चीज की सिमिलरिटी भी मिलती है और कहीं ना कहीं कई जगहों पे भेदभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पूरी तरीके से मतलब बिलीव भी नहीं कर सकते और पूरी तरीके से हम उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसी वजह से अभिलेखों को सावधानी से पढ़ा जाता था, क्योंकि ये उन्हीं लोग के बारे में, उन्हीं लोग की उपलब्धियों की चर्चा करता है जो उस चीज को लिखवाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हर एक अभिलेख किसी समुदाय खास के दृष्टिकोण से लिखा जाता था, यानी कि किसी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से, किसी समुदाय के दृष्टिकोण से इस चीज को लिखा जाता था। इसलिए ये याद रखना आवश्यक है कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, क्या लिखा है और किसके लिए इसकी रचना हुई है। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ अभिलेखों को ध्यान पूर्वक पढ़ने से जो आचार और व्यवहार है, रिवाजों के बारे में पता लगता है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण क्या है? अब यहाँ पे ये जो बात है समालोचनात्मक, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही होगी कि समालोचनात्मक का मतलब क्या है। जैसे आप देखते हो डिबेट, सुने हो कभी? डिबेट का मतलब आपने सुना है कि कोई एक टॉपिक पे हम दो बातें करते हैं, कि इसके बारे में पॉजिटिव भी बोलते हैं, उसके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, तो हम क्या है उसमें तर्क वितर्क करते हैं। ऐसे ही समालोचनात्मक का भी मतलब होता है तर्क वितर्क करना, यानी कि महाभारत में क्या अच्छी चीजें थी, क्या बुरी चीजें थी, किन चीजों को रिलेट किया जाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें मिलती नहीं थी, इन्हीं सभी चीजों को समालोचनात्मक बोलते हैं। तो महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण स्टार्ट हुआ था 1919 में स्टार्ट हुआ था, और इस चीज को स्टार्ट किसने किया था? जो संस्कृत के जो विद्वान उस टाइम पे हुआ करते थे, वी.एस. सक्थांकर ने इस चीज को स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब समालोचनात्मक संस्करण स्टार्ट किया था। साथ ही साथ इनके साथ बहुत सारे और जो विद्वान हुआ करते थे उन सब लोगों ने मिलकर इन चीज को किया, लेकिन इनकी जो भूमिका थी वो अधिक थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महाभारत एक बड़ा महाकाव्य है, जबकि जाहिर सी बात है विश्व का एक बड़ा महाकाव्य है, और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोकों का वर्णन किया गया है, और इसको लिखने में कम से कम इस ग्रंथ की जो रचना हुई थी 1000 साल तक होती रही थी। और ये कब की बात है? 500 ईस्वी पूर्व से पहले की बात है, उस टाइम पे रचना हुआ करती थी। महाभारत को लिखने का श्रेय बहुत लोगों के पास में जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं जी जो महाभारत है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। कोई बोलते हैं कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा किसी को बोलते हैं कि ये जो सूत होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो सारथी हुआ करते थे उस टाइम पे, जो जाया करते थे युद्धों में, उनके द्वारा इस चीज का जिक्र किया गया है। कई बार ऐसा होता है ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इस चीज में आपको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास का इसमें रोल बहुत ज्यादा है, और ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को इस चीज को सौंपा था कि आप महाभारत की रचना करेंगे।
तो शायद ऐसा माना जाता है कि महाभारत जो रचना हुई है, लिखने का जो कार्य है वो गणेश जी के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है जो महाभारत हुआ था, महाभारत में जब युद्ध के टाइम पे कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया था, उन सब चीजों का भी जिक्र किया गया है, जो कि काफी अच्छी है, भगवत गीता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देश के अनेक भागों में जब इसका संस्करण तैयार किया गया था, तो उस टाइम पे देश के अन्य अन्य भागों से इसकी लिपियों को मंगाया गया था, लिपियों को इकट्ठा किया गया था, और साथ ही साथ इकट्ठा करने के बाद चीजों को देखा गया था कि क्या सब चीज में सिमिलरिटी है कि नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 13,000 पृष्ठों में इस चीज का जिक्र है। जो पेजेस की अगर मैं बात करूं तो वो 13,000 पृष्ठों में इस चीज का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस टाइम पे भगवत गीता नहीं मिली थी, यानी कि उस चीज का जिक्र नहीं किया गया था उस टाइम पे, क्योंकि महाभारत में धीरे 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 बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई ना। तो महाभारत में जो पहले चीज था वो कथा था, तो कथा जो था वो लमसम अगर बात किया जाए तो 10,000 के आसपास था। लेकिन जब भगवत गीता को इसमें जोड़ा गया तो उस टाइम पे 1,00,000 श्लोक बन गए। कितने? 1,00,000 श्लोक बन गए थे। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस परियोजना को जो स्टार्ट किया गया था संस्करण, इस चीज को 47 साल लगे थे संस्करण तैयार करने में। और इसमें दो बातें सामने उभर के आई थी। कौन सी बातें हैं? पहली चीज तो यह है कि संस्कृति के कुछ अध्यायों के कई अंशों में समानता का जिक्र किया गया है। समानता किस टाइप की? कि जो कश्मीर यानी कि उत्तर में कश्मीर एवं नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में जो पांडुलिपि थी वो समान देखने को मिली थी। कैसी? समान देखने को मिली थी। और इसके अलावा कुछ सदियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में क्षेत्रीय प्रभेद भी सामने आता है, यानी कि कहीं हमें समानता देखने को मिलती है तो कहीं हमें क्षेत्रीय प्रभेद यानी कि भेदभाव देखने को मिलता है। और इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। 13,000 पृष्ठों में आधा से अधिक में इन्हीं चीजों का जिक्र किया गया है। क्योंकि देखो उस टाइम पे कोई व्यक्ति तो है नहीं जो हमें इन चीजों के बारे में बताएगा कि जी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हमें पता कैसे लगेगा? ग्रंथों के माध्यम से पता लगेगा। तो ये चीज है। और सिमिलरिटी विद्वान का काम यही होता है कि चीजों को देखना और उन चीजों को ये तय करना है कि जो चीज है सही है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो परिवारों के बारे में जानकारी, तो सबसे पहले परिवार क्या होता है आपको खुद पता है कि आप कहीं ना कहीं परिवारों से बिलोंग करते हैं। परिवार की आज के टाइम की बात करूं तो परिवार, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके परिवार में कौन है तो शायद आप ये कहेंगे कि दादा दादी मम्मी पापा और हम जितने भाई बहन उनका नाम ले लोगे, बाकियों का हम नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कई जगहों पे जो परिवार का मतलब होता है वो सिर्फ अपनी ही जनरेशन से होता है कि हाँ भाई मेरे फैमिली में 5 लोग हैं 6 लोग हैं। लेकिन कई जगहों पे अगर मैं परिवारों की बात करूं तो एक ज्वाइंट फैमिली होती है जहाँ पे चाचा चाची मतलब हर सारे लोग होते हैं, उसको भी परिवारों का जिक्र किया जाता है। तो जो इसमें परिवार का अर्थ है उस चीज के बारे में हम समझते हैं। तो परिवार का अर्थ कुछ संबंधित लोगों को समूह जो एक ही घर में रहते हैं, परिवार के सदस्य जो कि परिवार से जन्म विवाह और गोद लिए जाने से संबंधित है। कई बार ऐसा होता है किसी को गोद ले लिया जाता है तो उसको भी परिवार में सम्मिलित कर लिया जाता है। परिवार के बड़े वर्ग का हिस्सा जो होता है जिसको क्या बोला जाता है? संबंधी बोला जाता है, यानी कि सगा संबंधी बोला जाता है। कैसे संबंधी बनते हैं आपको पता है? मौसी हो गई है ना, मतलब मम्मी की जो बहन है वो मौसी हुई, तो मौसी हो गई। रिश्तेदार जो रिलेशन बनते हैं धीरे धीरे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, है ना, चाचा चाची, धीरे धीरे फैमिली बढ़ती चली जाती है। यही चीज है, इसी को संबंधी बोला जाता है। तकनीक भाषा का प्रयोग करते हो संबंधी जाति वर्ग कहा जाता है, यानी कि संबंधियों को एक प्रकार का जाति वर्ग कहा जाता है। पारिवारिक रिश्ते रक्त से संबंधित माने जाते हैं, लेकिन इस संबंधों की परिभाषा भिन्न भिन्न ढंग से की जाती है। जैसे कुछ समाजों में भाई बहन चचेरे मौसेरे इत्यादि से खून का रिश्ता माना जाता है, यानी कि कई जगहों पे इनसे जो चचेरे मौसेरे जो होते हैं उनको भी एक तरीके से परिवार का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन कई समाजों में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कुल क्या होती है? संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए बड़े जाति बड़े समूह के लिए होता है। इसके अलावा वंश की अगर मैं बात करूं तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता जाता है उसी को वंश कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं परिवारों के बारे में जानकारी, कुल वंश आपको पता लग गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पितृसत्ता क्या होती है? पितृसत्ता नहीं, पितृवंशिकता। पितृवंशिकता क्या होती है? जो वंश चलता है वो पिता के द्वारा चलता है, यानी कि पिता अपना जो प्रॉपर्टी है उस चीज को बड़े बेटों को दे देंगे, वो अपने बड़े बेटों को, वो अपने बड़े बेटों को, और ऐसे करते 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 करते
चीजें चलती चली जाती हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो पिता है वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जो पुरुष वर्ग है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यही लिखा है, पितृवंशिकता का अर्थ है कि वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चलती चली जाती है, इसे बोलते हैं पितृवंशिकता। मातृवंशिकता किसको बोलते हैं? मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब ये जो परंपरा है जो पिता से पहले चलती आ रही थी अब वो माता से चलती है, तो इसे मातृवंशिकता कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पितृवंशिकता के विभिन्नता क्या है, तो विभिन्नता का मतलब क्या होता है, समस्याएं क्या है। तो आपको पता है कि अगर सपोज ये रूल अगर है कि पिता के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी बड़े बेटों को मिलेगा या बेटे को ही मिलेगा, तो क्या बताया कि जिसका बेटा ही ना हो, सिर्फ बेटी हो, तो वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, दिक्कत वाली बात। इसके अलावा अगर उसके चाचा का लड़का हो तो क्या प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए, ये भी समस्या वाली बात है। तो इन सब चीज के कंफ्यूजन की वजह से जो पितृ संतात्मक है उसमें कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो कभी पुत्र न होने के स्थिति में एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो जाता है। इसके अलावा तो कभी उससे संबंधित सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, जैसे उसका बेटा है नहीं तो जो संबंधी है वो क्या कहेंगे, वो अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में शौर्यशालिनी नारियां भी राजा का किरदार निभाई है, जैसे प्रभावती गुप्त, जिसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसने सत्ता का उपभोग किया था, यानी कि सत्ता राजपाट चलाया था जिसने, इस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विवाह के नियम क्या होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अंतर्विवाह क्या होता है और बहिर्विवाह क्या होता है। एक लाइन में डेफिनेशन याद कीजिए, अंतर्विवाह जो कुल के अंदर की जाती है, कुल जाति गोत्र एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों में की जाती है, उसी को अंतर्विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह किसको कहते हैं, जो कि कुल जाति गोत्र के बाहर हुआ करती है, उसको बहिर्विवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए। अंतर्विवाह जो फैमिली वाले करवाते हैं, परिवार वाले करवाते हैं, उसको अंतर्विवाह करते हैं। बहिर्विवाह जो अपने कास्ट में नहीं होती है, जैसे लव मैरिज देखते हो ना, किसी दूसरे कास्ट से कहीं और शादी हो गई, मतलब प्यार हुआ शादी हो गई कहीं और, है ना, उसे बहिर्विवाह कहते हैं। एग्जाम्पल है, ऐसा कोई वो नहीं मत समझिएगा। ठीक है, बहिर्विवाह जो अपनी जाति कास्ट से हटके विवाह होती है, अपने गोत्र से हटके विवाह होता है। अंतर्विवाह जो अपने गोत्र, एक समूह, एक कुल, जाति इत्यादि में हो जाती है, उसे ये बोलते हैं अंतर्विवाह। अब इसके अलावा बात किया जाता है कि बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा क्या होती है। तो बहु का मतलब होता है ज्यादा, पति का मतलब होता है पति, जिसके बहुत ज्यादा पति हो उसको बहुपति बोलते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा पत्नियां उसको बहुपत्नी बोलते हैं। तो बहुपति यानी कि बहुपति प्रथा में एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, उसको बहुपति बोलते हैं। बहुपत्नी किसको बोलते हैं कि एक ही पति के बहुत सारे पत्नियां हों, उसको बहुपत्नी कहा जाता है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो सबसे पहले बहुपति का एग्जांपल देता हूं। बहुपति किसको बोलते हैं, बहुपति यानी कि जिसके बहुत ज्यादा पति हो, जैसे द्रौपदी के 5 पति थे। हालांकि जीत के सिर्फ अर्जुन लेके आए थे, लेकिन उनकी माता ने गलती से यह कह दिया कि जो भी सामान आप लेके आए हो उसको बराबर हिस्सों में बांट लो। तो इस तरीके से 5 पति उनके हो गए थे। ठीक है, द्रौपदी के 5 पति हो गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो 5 पति हैं, क्या ये उस टाइम पे चलता था, क्या सब लोग ऐसा करते थे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके बुक में जिक्र किया गया है कि ये जो बहुपति जो प्रथा जो चलती थी, ये उत्तर भारत में चलती थी। और क्यों चलती थी? ये युद्ध की स्थिति में चलती थी, जब विनाश हो जाता था और विनाश होने के बाद स्त्रियों की कमी हो जाती थी, उस टाइम पे ऐसी चीजें चलती थी, और ये आपके बुक में लिखा भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं द्रौपदी के जिसके 5 पति थे, वो क्यों थे, इसके ऊपर एक रीजन ये है कि एक बार द्रौपदी प्रार्थना कर रही थी, शिव जी का प्रार्थना कर रही थी, उस टाइम पे उन्होंने पति का जो जिक्र है अपने मन में 5 बार कर लिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भगवान शिव हैं वो उनको आशीर्वाद दे दिया 5 पतियों का, जिसकी वजह से उनको 5 पति प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब बहुपत्नी, इनका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो ये बहुपत्नी का एग्जाम्पल हो गया।
आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होना चाहिए। तो मनुस्मृति में लिखा गया है कि माता पिता की जो मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति का पुत्रों में समान बंटवारा कर देना चाहिए, लेकिन इसमें जो बड़ा बेटा है उसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर महाभारत हुआ क्यों। तो आपको पता है कि महाभारत होने के पीछे एक ही रीजन है। महाभारत होने के पीछे कि जो पांडव थे, पांडव और एक थे कौरव। पांडव और कौरव, कौरव जो थे इनके जो मेन माने जाते थे वो धृतराष्ट्र थे, और पांडव में तो पांडव ही थे, यानी कि पांडव नाम था, अर्जुन भीम नकुल सहदेव के पिता का ही नाम था पांडव। तो हुआ यूं कि अब ये बोला गया कि हस्तिनापुर का शासन किसको दिया जाए। तो जो धृतराष्ट्र थे यानी कि जो कौरव की जो दुर्योधन थे, इनके जो पिता थे वो अंधे थे। तो ये कहा गया कि अंधे को आप राज्यभार नहीं दे सकते, हालांकि उनके अंदर हुनर बहुत था, लेकिन आप राज्यपाठ नहीं दे सकते, ये बोला गया था। तो इसी वजह से जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र को ये प्रॉपर्टी नहीं दी गई, यानी कि हस्तिनापुर नहीं दिया गया। दिया किसको गया? पांडव को दिया गया, यानी कि जो उनके छोटे भाई थे उनको दिया गया। अब हुआ यूं कि जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र के 100 बेटे हुए और यहाँ पे पांडव के 5 बेटे हुए। तो अब जो 5 बेटे हुए, हालांकि कर्ण भी इनके ही पुत्र थे, लेकिन इनको जिक्र नहीं किया जाता, सिर्फ 5 ही पांडव का जिक्र किया जाता है। तो ये जो 5 जो बेटे थे इनके, अब ये कहा गया कि अब राजा तो ये बन गए। पहले राजा का हिस्सा इनका था, राजा इनको बनना था, लेकिन ये डिसेबल थे, अंधे थे, तो इनको बनाया नहीं गया। बनाया किसको गया? पांडवों को बनाया गया। तो जब पांडवों को बनाया गया तो क्या प्रॉपर्टी अब इसके बाद किसको मिलनी चाहिए? इनके बेटे को मिलनी चाहिए या इनके बेटे को मिलनी चाहिए? इनको कौरवों को क्यों मिलनी चाहिए? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इनका कहना ये था कि अगर मेरे पिता डिसेबल हैं, अगर वो नहीं देख सकते, लेकिन मैं तो देख सकता हूँ, मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिता हस्तिनापुर के सबसे बड़े युवराज थे। और पांडवों का कहना ये था कि जब थे तब थे, अभी राजा हमारे पिता हैं, तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी है वो युधिष्ठिर को मिलना चाहिए। अब इसी बात पे लड़ाई होगी। और आप इस चीज के पीछे लॉजिक सोचो कि इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है कि पिता को नहीं मिला तो बेटे को मिलना चाहिए, और इनका भी कहना सही, अब राजा तो हमारे पिता है तो इसलिए प्रॉपर्टी हमें मिलना चाहिए। तब इसी के बीच महाभारत की लड़ाई हो गई थी। और इस पैसेज में यही लिखा है कि कौरव जो है धृतराष्ट्र के पुत्र थे, ठीक है, कौरव यानी कि इनकी बात करते हैं, कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः इनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हो गए। इसके पांडु, लेकिन पांडु की असामयिक मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र राजा बन गए थे। अब यहाँ पे देखो, कहने का मतलब यह है असामयिक मृत्यु, यानी कि एक प्रकार जब पांडव गए थे, ये जो पांडव की बात कर रहा हूँ, ये जो पांडव एक बार गए थे जंगल में शिकार कर रहे थे, तो उस टाइम पे इन्होंने जब शिकार किया तो शायद किसी व्यक्ति का शिकार हो गया, मतलब किसी व्यक्ति को तीर लग गया था, जिसकी वजह से इनको श्राप मिल गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु होने के बाद जो राजा बना दिया गया था वो धृतराष्ट्र को दोबारा बना दिया गया था, क्योंकि सभी राजकुमार अल्प वयस्क थे। वयस्क का मतलब होता है कि मैच्योर नहीं थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि प्रकट करने लगे थे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले ज्यादा योग्य थे। और उस टाइम पे जो वहां के जो लोग थे वो पांडवों को ज्यादा मानते थे, क्योंकि वो ज्यादा योग्य हुआ करते थे इनकी तुलना में, कौरवों की तुलना में। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ही ईर्ष्या होती थी, यानी कि एक तरीके से जलन हुआ करती थी। वो अपने पिता के पास गया तथा बोला, हे भूपति, यानी कि हे भूपति का मतलब क्या है कि हस्तिनापुर के जो भूमि है यानी कि राजा है, उनके लिए संबोधित किया गया है। अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, यानी कि पिता को ये बोला जा रहा है कि अपूर्णता यानी कि आप बिल्कुल पूर्ण नहीं थे, इस वजह से आपको बैठने का अधिकार नहीं था सिंहासन पे। यद्यपि यह आपको प्राप्त हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा प्राप्त हो गया। अगर पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो इसके बाद उनके पुत्र परपौत्र, फिर धीरे धीरे इनकी वंश धीरे धीरे ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इस वजह से हमें और हमारे पुत्रों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये पांडवों को प्रॉपर्टी मिलती चली जाएगी तो इन्हीं के बेटे राज करते चले जाएंगे, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इस वजह से
ये जो प्रॉपर्टी है आप हमें दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके बड़े पुत्र हैं। ये दुर्योधन ने ऐसा अपने पिता से कहा था। तो ये पैसेज था और आई होप आपको महाभारत समझ में आया होगा कि लड़ाई क्यों हुई थी। आगे चल के कौरवों का विनाश हो गया और पांडव जीत गए और वो राजपाट करने लगे थे। नेक्स्ट बात करते हैं स्त्री का गोत्र। यहाँ पे गोत्र की बात करते हैं। स्त्री का गोत्र, गोत्र समझते हो एक तरीके से टाइटल, ठीक है। जिसे आपको पता है आज के टाइम पे क्या होता है, शादी हो गई, शादी होने के बाद जो पति का जो गोत्र होता है वो पत्नी का गोत्र बन जाता है। तो इसमें क्या है कि स्त्री का गोत्र अगर बात किया जाए तो तकरीबन 1000 ईसा पूर्व से गोत्र पद्धति जो है प्रचलित है, यानी कि चलती चली आ रही है। और वास्तु तो जो गोत्र हुआ करता था वो किसी ब्राह्मण के नाम पे हुआ करता था। पहले जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे उनके नाम से गोत्र चला करता था। तो यही चीज लिखा है कि वास्तुतः इसके प्रचलन का उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर हुआ करता था और उस गोत्र के सदस्य को ऋषि के वंशज माना जाता था, ठीक है। इसके अलावा गोत्र के 2 अहम नियम थे। क्या अहम नियम हुआ करता था? पहली चीज तो ये कि विवाह के बाद जो स्त्री का जो गोत्र रहेगा वो पिता का गोत्र नहीं रहेगा, बल्कि किसका गोत्र रहेगा? पति का गोत्र बन जाएगा, क्योंकि शादी पति से हुई तो है ना, गोत्र बन जाएगा। इसके अलावा एक ही गोत्र के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप विवाह कर लेते हो तो आप भाई बहन कहलाओगे। मतलब क्या है कि आप भाई बहन हो तो विवाह कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि गोत्र जब सेम मिलता है तो उस टाइम पे उनका जो रिश्ता है वो भाई बहन का हो जाता है, इस वजह से आप उसमें शादी नहीं कर सकते। तो ये अहम नियम हुआ करते थे गोत्र के। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सातवाहन जो वंश हुआ करते थे, इनमें गोत्र का एक प्रचलन हमें देखने को मिलता है। जैसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो बहुपत्नी प्रथा चलती थी, यानी कि एक ही राजा के कई सारी पत्नियां हुआ करती थी। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इसमें जो पत्नियां हुआ करती थी उनमें एक चीज देखने को मिला कि ये अपने पिता का जो गोत्र है वो नहीं छोड़ी, क्योंकि गोत्र के नियम में हमें क्या समझ में आया कि जो पिता का गोत्र है शादी होने के बाद उसको छोड़कर पति का गोत्र ले लेना है, ये तो गोत्र का नियम था। लेकिन सातवाहन वंश में ये देखा गया कि वो पिता का गोत्र नहीं छोड़े हैं, जो पत्नियां हैं वो पिता का गोत्र नहीं छोड़ी हैं, ठीक है। तो यही लिखा है कि सातवाहन राजाओं में विवाह करने वाली रानियों के नाम का विश्लेषण इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनके नाम गौतम एवं वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत हुए थे, यानी कि निकले हुए थे, और उनके पिता के गोत्र थे। ये सिर्फ उनके पिता के गोत्र थे। इससे यह पता लगता है कि विवाह के पश्चात भी उन्होंने पति के गोत्र के जगह पे जो पिता है उनके गोत्र को कायम रखा था। इसके अलावा बात किया जाए तो क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो इसके पीछे मैं 2 रीजन आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि जो कौरव थे, कौरव की माता जो थी उनका नाम गांधारी था। तो गांधारी एक बार दुर्योधन को समझाती हैं कि ये लड़ाई झगड़ा करना बेकार है। अगर आप लड़ाई करते हो, जाहिर सी बात है या तो आपका नुकसान होगा या तो सामने वाले का नुकसान होगा, और दोनों ही अच्छे से उपभोग नहीं कर पाओगे जो भी आपकी प्रॉपर्टी है। इस वजह से लड़ाई झगड़ा छोड़िए, आपस में सहयोग की भावना स्थापित कीजिए और दोनों मिलके राजपाट भोगिए। ये दुर्योधन को सीख दी थी गांधारी, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब इससे ये हमें समझ में आता है कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं माता की जो अनुमति थी उसको दुर्योधन ने नहीं माना, तो इससे माता की इमेज कम हो गई। तो माताएं उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी नहीं। लेकिन अगर कुंती की बात किया जाए, यानी कि पांडव की जो पांडु थी उनकी जो पत्नी थी, ठीक है, पांडु की पत्नी, यानी कि पांडवों के पिता का नाम पांडु था। तो जो अर्जुन भीम नकुल सहदेव की जो माता थी जिनका नाम कुंती था, वो जो भी परमिशन, जैसा आपने देखा कि जब अर्जुन द्रौपदी को लेके आए तो माता जो थी, माता ने सीधा कहा कि जो भी लेके आया 5 लोगों में बांट दो। तो हालांकि वो चाहते तो उसको इग्नोर भी कर देते, उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे कि ऐसे कैसे 5 लोग इनके पति हो जाएंगे, लेकिन फिर भी माता का आदर रखने के लिए, माता का
जो वचन निकला उस चीज को रखने के लिए पांचों ने उस चीज को सहयोग किया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो माता की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो कहीं कम कहीं ज्यादा। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है और यही इतिहास है कि कहीं आप देखोगे तो बातें कुछ और निकलेगी, कहीं देखोगे तो कुछ बातें और निकलेगी। तो यही चीज है। तो सातवाहन वंश के राजाओं के शासन काल में राजाओं का जो नाम हुआ करता था वो माता के नाम से उद्धृत हुआ करता था, यानी कि बेटों का नाम माता के नामों से संबंधित रखा जाता है। लेकिन इससे मालूम होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, परंतु किसी भी परिणाम पर पहुंचने से पहले हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के विषय में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिकता के से होता था। मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी जो आगे मिलेगी वो पिता के मरने के बाद बड़े बेटों को मिलेगी, यानी कि पितृसत्तात्मक चीजें चलती थी। लेकिन नामों की अगर बात की जाए तो ये माता के नाम पे उद्धृत हुआ करता था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सामाजिक विषमताएं क्या है। सामाजिक विषमता का मतलब होता है भेदभाव, समाज में जो भेदभाव हुआ करते हैं उस चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो धर्मसूत्र एवं धर्म शास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसको ब्राह्मणों का यह विचार था कि यह व्यवस्था जिसमें खुद को उन्होंने प्रथम स्थान पर रखा था। यानी कि सबसे पहले बात किया जाए तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 टाइप्स की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। शूद्रों को सबसे नीचे, ब्राह्मणों को सबसे ऊपर, यानी कि ब्राह्मण ने अपने आप को सबसे ऊपर बताया था, शूद्रों को सबसे नीचे। यहाँ पे बात किया जाए तो जो ब्राह्मण थे अपने आप को ऐसा मानते थे कि ये जो व्यवस्था है भगवान ने बनाई है। दूसरी चीज, ऐसा इंपॉर्टेंस उन्होंने दिखा दिया था। दूसरी चीज, अगर आपको प्रतिष्ठा चाहिए तो ये आपके जन्म पे आधारित है कि अगर आपका जन्म ब्राह्मण में हुआ है तो आप ऊंचे कुल के, अगर शूद्र में हुआ तो सबसे नीचे कुल के। तो यही चीज लिखा हुआ है कि शूद्र एवं अस्पृश्य को सबसे निचले स्तर पर रखा गया था और इस व्यवस्था में दर्जा शायद जन्म के आधार पर तय किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका के साधन। मतलब क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इनका काम क्या हुआ करता था। तो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों का काम होता था वेदों को पढ़ना, पाठन करना, यज्ञ करना और करवाना दोनों ही, और लेना देना। यानी कि ब्राह्मण क्या है, भिक्षा लेते भी थे और भिक्षा दिया भी करते थे। इसके अलावा क्षत्रियों की बात करें तो युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना और वेद नहीं है, वेद पढ़ना। ठीक है। इसके अलावा वैश्य का काम होता था वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना और इसके अलावा कृषि करना, व्यापार करना, गौपालन करना इत्यादि। और जो शूद्रों का काम हुआ करता था तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये जो ये चीज था ये इनकी आजीविका के साधन थे और इस हिसाब से वो अर्निंग करते थे। ब्राह्मण पूजा पाठ करें, पैसा आ गया। क्षत्रिय युद्ध में, जाहिर सी बात है क्षत्रिय राजा ही ज्यादातर होते थे, तो इस वजह से वो राजपाट करते थे। वैश्य वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा लेना, कृषि करना, व्यापार करना, गौपालन करना इत्यादि चीजें। और शूद्र तीनों की सेवा करते थे, इस वजह से उनकी आजीविका चला करती थी। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो विवाह के 8 नियम हुआ करते थे और 8 नियम में 4 को ज्यादा मान्यता थी। अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 नियम है तो इनमें से सिर्फ 4 को मान्यता थी। कौन कौन से को? पहले को मान्यता थी, चौथे को मान्यता थी, 5वें को मान्यता थी और 6ठे को मान्यता थी। बाकियों की मान्यता नहीं थी। पहले में क्या था? तो विवाह के नियम में जो पहला वो था, इसमें क्या था कि कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों एवं अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए, जिसे पिता ने खुद आमंत्रित किया। जैसे आप देखते हो आज के टाइम पे जो पिता है अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढता है और उसको बुलाता है, शादी करवाता है, फिर उसके बाद दान दक्षिणा इत्यादि चीजें देके विदा कर देता है। तो पहले नियम में ये था। और इसके अलावा अगर चौथे में बात की जाए तो चौथे में था कि पिता वर वधु युगल को यह करके संबोधित करेगा, यानी कि जो लड़की है अपनी लड़की को और किसी लड़के को, उन दोनों को कहेगा कि आप दोनों अब आपस में संबंध स्थापित कीजिए और आप दोनों आगे अपना जो भी उत्तरदायित्व है उस चीज का पालन कीजिए और तुम दोनों साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। और इसके बाद वह वर का सम्मान करके कन्या को दान कर देता है। ये चौथे में लिखा गया है। 5वें की बात किया जाए तो ये वो स्थिति थी जिस टाइम पे वर इतना अमीर हो कि वो किसी वधु को खरीद सके। मतलब खरीद सके का मतलब यह है कि उनके पिता को, उनके सहजनों को, मतलब सगे संबंधियों को, और उसको अपने पैसों से वो कर पाए कि हाँ भाई मैं
ठीक हूँ, मैं आपके बेटी का भरण पोषण कर सकता हूँ, ठीक है, और इस वजह से आप अपनी बेटी को मुझे सौंप दीजिए। तो ये 5वें में कहा गया था कि वर को वधु की प्राप्ति तब होती थी जब वो अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार उसके बांधकों को स्वयं एवं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करे। यथेष्ट का मतलब होता है सेटिस्फाई, मतलब जो सफिशियंट जो मनी होता है वो चीज दे पाए और वधु से शादी कर पाए। तो ये आपके 5वें में कहा गया है। और 6 में क्या कहा गया है कि जब आप देखते हो कई बार आज के टाइम पे लव मैरिज बोलते हैं, पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि किसी राजा को कोई पसंद आ गया तो शादी हो जाती थी। तो ये 6 में कहा गया कि स्त्री और पुरुष के मध्य अपनी इच्छा से संयोग और इसकी उत्पत्ति जो होती है किसी काम से होती है, मतलब एक तरीके से लव मैरिज टाइप में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो लिखा हुआ है वो है कि क्या आरंभिक राजाओं में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय हुआ करते थे? क्योंकि आपने पढ़ा है अभी कि जो राजा बनते थे क्या वो क्षत्रिय थे? तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि हालांकि ये मनुस्मृति में लिखा तो गया है कि जो राजा है वो क्षत्रिय होने चाहिए, लेकिन वास्तव में क्षत्रिय होते भी थे और नहीं भी होते थे। इसका एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है। जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा का जो पद है कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति दूसरे वर्णों से भी हुई थी। कौन कौन से वर्णों से? जैसे आपने दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसने घनानंद को परास्त करके नंद वंश के जगह पे मौर्य वंश को स्थापना की थी। तो क्या वो किसी अच्छे कुल से थे क्या चंद्रगुप्त मौर्य? नहीं, नीचे ही कुल से थे। वो मयूर पालन का काम करते थे, उनके पिता तो नीचे ही कुल के थे लेकिन राजा बन गए। तो क्या वो क्षत्रिय थे? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि जो राजा थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, ब्राह्मण भी हो सकते थे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना, मौर्य वंशों के जो उत्तराधिकारी हुए तो वो शुंग भी हुए थे, कर्ण भी हुए थे, जो कि ब्राह्मण थे। जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय थे। लेकिन अगर ये बोला गया है इसमें वास्तुतः राजनीतिक सत्ता को उपभोग हर वो व्यक्ति कर सकता था जो कि सामर्थ्य रखता था, मतलब एक तरीके से कैपेबल था राजा बनने के लिए, उसको राजा बना दिया जाता था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर हुआ करता था, यानी कि जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय कुल में आपका जन्म हुआ तो राजा ही बनोगे। इसके अलावा शकों को जो कि मध्य एशिया में मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय माना जाता था, वो भी कहीं ना कहीं आगे चल के राजा ही बने थे। और इसके अलावा अगर बात किया जाए कि सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने भी अपने आप को ब्राह्मण बताया था। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो राजा बने थे सातवाहन वंश में वो ज्यादातर ब्राह्मण ही बने थे। तो जरूरी ही ये नहीं है कि जो राजा बनते थे पहले के टाइम पे वो क्षत्रिय हुआ करते थे, कोई भी बन सकता था, बल्कि बात इतना है कि उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्णों से अलग जाति, अब आपने यहाँ पे देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियां हुआ करती थी। तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी जाति थी जो कि इनके बाहर भी थी? तो हाँ, ब्राह्मण सिर्फ 4 में उनको ही सम्मिलित किए थे जिनको सम्मिलित करना चाहिए उनके अनुसार। जैसे ब्राह्मण आपने पढ़ा जिनका काम क्या था, पूजा पाठ कराना, क्षत्रिय राजा बनना, वैश्यों का काम क्या हुआ करता था, गौ पालन करना, व्यापार करना। जो शूद्रों का काम हुआ करता था वो तीनों वर्गों की सेवा करना। इसके अलावा कुछ और भी जाति थी जिनको इनमें शामिल ही नहीं करते थे, जैसे वनों में रहने वाले लोग, निषाद लोग थे, उनको शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा जो सुवर्णकार थे ना, उनको भी शामिल नहीं किया गया था इन वर्णों में। इसके अलावा अस्पृश्य जो लोग थे उनको भी शामिल नहीं किया गया था। अस्पृश्य लोग, चांडाल लोग जो लोग थे उनको भी शामिल नहीं किया गया था। तो इन सब जातियों को वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था और इनको कहाँ रखा गया था? श्रेणी में रखा गया था। कहाँ पे? श्रेणी में। बाकियों को वर्ण व्यवस्था में रखा गया था और इसके अलावा जो अन्य जातियां थी उनको श्रेणी में रखा गया था। क्योंकि अगर जातियों की बात की जाए तो जाति अनगिनत है कि नहीं है, लेकिन वर्णों की बात की जाए तो वर्ण सिर्फ 4 ही थे। तो यही चीज है। तो ब्राह्मणी सिद्धांत के अनुसार वर्ण भांति जाति भी जन्म पर आधारित हुआ करती थी, लेकिन वर्ण जहाँ केवल 4 थी वहीं जाति की कोई निश्चित तादाद नहीं थी। मैंने आपको बताया जो जाति अनलिमिटेड हुआ करती थी। आगे ब्राह्मणी व्यवस्था के एक समुदायों से सामना हुआ। कौन से समुदायों से सामना हुआ जी? उदाहरण के रूप में वनों में रहने वाले निषाद लोगों के से सामना हुआ
और फिर व्यवसायिक वर्ग जिसको बोलते हैं सुवर्णकार, ठीक है। उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना असंभव था, यानी कि संभव नहीं था। इसके अलावा उनको जाति से विभाजित कर दिया गया था और ऐसी जातियों को एक ही जीविका या व्यवसाय से संबंध रखती थी, जिन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। यानी कि इनको किस में रखा गया था? श्रेणियों में रखा गया था, इन वर्णों में नहीं रखा गया था। तो ये था आपका हाफ पार्ट, जिसमें चीजों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, और इसको ही अगर आप एक बार 2 बार करके देख लेते हो तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या क्या टॉपिकों के बारे में बात किया, एक बार आप दोबारा देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हम पढ़े हैं। तो पहला हमने पढ़ा 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच यानी कि मध्य में क्या परिवर्तन आए। दूसरा हमने पढ़ा है यहाँ पे अभिलेख क्या हुआ करते थे, इससे सावधानी पूर्वक क्यों पढ़ना चाहिए। तीसरा महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, जिसमें हमने देखा कंपेरेटिवली जो कंपेयर किया गया, महाभारत एक महाकाव्य है, 1 लाख से ज्यादा इसमें श्लोक लिखे गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा परिवार क्या हुआ करते थे, वंश जाति क्या हुआ करती थी, पितृवंशिकता मातृवंशिकता क्या हुआ करती है हमने पढ़ लिया। विवाह के लिए अंतर्विवाह बहिर्विवाह बहुपति क्या हुआ करता था। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद किसको दिया जाता है प्रॉपर्टी। इसके अलावा महाभारत क्या था इसके बारे में हमने पढ़ा। स्त्री का गोत्र क्या हुआ करता था, पिता के बाद पति का गोत्र उनको मिल जाता था, ये चीज हमने पढ़ा। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, 2 एग्जाम्पल दे, गांधारी का एक कुंती का। इसके अलावा सामाजिक विषमता हमने पढ़ा, विवाह के 8 नियम जिसमें 4 को मान्यता दी गई है। ब्राह्मणों का जो आजीविका वर्णों में जो थे उनकी कैसी आजीविका हुआ करती है हमने पढ़ा। इसके अलावा क्या राजा जो थे वो क्या क्षत्रिय बनते थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। वर्णों से अलग जाति हुआ करती थी और उनको श्रेणी में रखा गया था, इनको हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब से हटके, है ना, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। और जिनको लाइव क्लासेस लेना है तो 7011912793 पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि एक जब बैच सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा तो मैं लाइव क्लासेस दूंगा। इसके अलावा ये सारी जो क्लासेज है आपको हमारे ऐप पे मिलेगी, साथ ही साथ सारे नोट्स आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात किया जाए तो टेस्ट सीरीज आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए टेस्ट सीरीज के अलावा देखा जाए तो एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर, बहुत सारी चीजें जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और कोई दिक्कत परेशानी तो 7011912793 पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऐसे सपोर्ट प्यार बरसाए रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।